Viewers, India's largest news network, News 18। आदाब, खबर दोपहर में आपका इस्तकबाल करते मैं हूं आपके साथ सना वारिस। महंगाई, बेरोजगारी समेत मुल्क में कई अहम मसाइल हैं जिस पर लीपा पोती की जा रही है। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे ने सामना को दिए इंटरव्यू में कहा कि सब कुछ पांव के नीचे रखने की सोच रखने से अपोजिशन का डर सताने लगता है। इन्होंने कहा कि इक़्तिदार आज है, कल नहीं होगा। अटल बिहारी वाजपेयी का हवाला देते हुए कहा कि इक़्तिदार आती जाती है, लेकिन देश रहना चाहिए और देश रहने के लिए सभी पार्टियों ने मिलकर काम नहीं किया तो हम अपने वतन के दुश्मन कहलाएंगे। उद्धव ने मजीद कहा कि बसरे इक़्तिदार जमात को अपोजिशन से डर लगने लगा है तो ये उनकी कमजोरी है। उद्धव के मुताबिक जमहूरियत में हार जीत होती रहती है। मरकजी जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल के हवाले से उद्धव ठाकरे ने कहा कि इस ताल्लुक से अदलिया कई बार तबसरे भी कर चुकी है। उधर संसद से लेकर नाज़रीन सड़क तक अपोजिशन लगातार हुकूमत को महंगाई, जीएसटी की शरह और मरकजी जांच एजेंसियों जिस ईडी के इस्तेमाल पर घेर रही है। अपोजिशन लीडरों की राज्यसभा से मुअत्तली के खिलाफ भी लगातार एकजुट होकर पार्लियामेंट के अहाते में एहतजाज कर रही हैं। आज ईडी से सोनिया गांधी की एक जानिब जहां पूछताछ हो रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस का एक बार फिर से सत्याग्रह आज देखने को मिल रहा है। तो ये तमाम जो अपोजिशन पार्टियां हैं ये लगातार एहतजाज करते हुए और मरकजी हुकूमत को घेरते हुए मरकजी जांच एजेंसियों के हवाले से दिखाई दे रही हैं। उद्धव ठाकरे ने अपनी बातचीत में क्या कुछ कहा है, आइए आपको तफसील से सुनवाते हैं। तुम्हाला सगळं तुमच्या बुडाखाली ठेवण्याची जेव्हा एक महत्वाकांक्षा, राक्षसी महत्वाकांक्षा येते तेव्हा विरोधी पक्षाकडनं तुम्हाला भीती वाटायला लागते। खरं काय होईल? ठीक आहे ना, आज आम्ही बसलो, उद्या तुम्ही बसाल, होतो ना, मी काल मुख्यमंत्री होतो, आज तुमच्या समोर बसलेले परत पहिल्यासारखा। काय फरक काय पडला? फरक काय पडला? सत्ता येते, सत्ता जाते, सत्ता परत येते। जे वाजपेयी म्हणाले होते, सरकार आती है जाती है लेकिन देश रहना चाहिए, तो देश राहण्यासाठी म्हणून जर का आपण सगळ्या पक्षांनी मिळून काम नाही केलं तर आपणच आपल्या देशाचे शत्रू आहोत। कारण देशाला आज सुद्धा बघा, शेवटी रुपयाचा निच्चांक, महागाईचा उच्चांक, या अशा सगळ्या गोष्टीकडे कोणाचंच लक्ष नाहीये। केंद्रीय तपास यंत्रणेबद्दल काही वेळेला न्यायालयाने सुद्धा आपली मतं नोंदवलेली आहेत। न्यायालयाने सुद्धा मतं नोंदवलेली आहेत। आजकालच मला वाटतं दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की त्यांच्या एका महत्वाच्या नेत्याला मनीष सिसोदियाला अटक होण्याची शक्यता आहे, खोट्या आरोपांखाली। हा, म्हणजे आरोप आधी अटक, मग आरोप ठरवतील आणि कालांतराने त्यातनं ते सुटतात। पण तोपर्यंत त्यांचं आयुष्य तुम्ही बर्बाद केलेलं असतं। असं कोणाचं आयुष्य बर्बाद करून कोणाला सुख लाभत असेल असं मला नाही वाटत। म्हणजे अशी लोक कधी सुखात राहू शकतील आणि शकतात याच्यावरती माझा विश्वास नाहीये। त्याच्यामुळे ठीक आहे ना, लोकशाही आहे, तुम्ही काय बोलायचं ते बोला, आम्ही काय, पण आता ज्या पद्धतीने बदनामीकरण चाललेलं आहे, हे बदनामीकरण फार घाणेरड्या आणि अश्लाघ्य भाषेत आणि विकृत पद्धतीने चाललेलं आहे। हे लाभणारं नाहीये कोणाला। असं दिसतंय की जे विरोधी पक्षात आहेत त्यांच्यावरती आधी आरोप करायचे आणि कुंभमेळ्याला न्यायचं, त्यांना नामोहरम करायचं, त्यांना अटकेची भीती दाखवायची, रोज त्यांच्यावरती हल्ले करायचे आणि हेच लोक बदनाम जेव्हा त्यांच्या पक्षात जातात तेव्हा यांची तोंड बंद होतात। असं का होतं? कारण एक तुमच्या लक्षात असेल, नितीन गडकरी मागे बोलले होते की आमच्याकडे वॉशिंग मशीन आहे, हो, लोकांना घेऊन आम्ही पुण्यवान करतो। म्हणजे आता त्यांच्याकडे ज्या आरोपांवरनं जी लोक गेले त्यांचं पुढे काय होतंय, काय होणार आहे, पण ते सोडून द्या, नवीन नवीन लोकांना त्रास देत जायचा, हे चांगल्या सशक्त राज्यकर्त्याचं लक्षण नाहीये। कारण शिवसेनेतलेच काही लोक ज्यांच्यावर 1 महिन्यापर्यंत हे तुरुंगात 24 तासात जातील, हे फासावर जातील, असे जेव्हा आरोप होत होते आणि तेच लोक तिथे जाऊन तुमच्यावरती आरोप होत आहेत, तुम्हाला सुद्धा ते अटक करणार असं एक वातावरण निर्माण केलं जाते। हो, ह्याला काय म्हणायचं? पण तुम्ही हटत नाही आहात। तुम्ही आता तिकडे गेलात तर तुम्ही सुद्धा पुण्यवान व्हाल। मला तसं सांगण्यातच आलं होतं, तुम्ही पण पुण्यवान व्हाल। हो, पण मला पुण्यवान व्हायचं ना अशा प्रकारे। सगळे पुण्यात्मे तिकडे जातील। आपण धर्मात्मे आहोत। नाही, आणि म्हणून जे बाळासाहेब म्हणायचे ना की जो आपल्या कर्माने मरणार आहे त्याला धर्माने मारू नका। ठीक आहे, शेवटी प्रत्येकाचा पापाचा घडा भरत असतो। ह्या दडपशाही विरुद्ध
एकत्र येण्यासाठी विरोधी पक्षांनी काय केलं पाहिजे? पहिली म्हणजे इच्छा. जो एक अनुभव त्यावेळेला आपल्या देशाने घेतला होता आणीबाणीच्या वेळेला, जनता पक्ष स्थापन झाला होता. आणि जनता पक्षाच्या वेळेला, जनता तुम्ही म्हणता ना काय करते, जनता पक्षाच्या वेळेला तेव्हा आपण लहान होतो, हो. एक 75 77 वगैरे त्या काळातलं होतं ते. जनता पक्षाकडे प्रत्येक मतदान केंद्रावरती पोलिंग एजंट सुद्धा नव्हते, हो, तरी सुद्धा लोकांनी भरभरून मतं दिली होती. दिली. त्यावेळेला सर्व थरातील लोक, साहित्यिक असतील, सगळे असतील, हो. हे बाहेर पडून आवाज उठवला होता. जनता पक्ष सत्तेवर आला आणि आपापसात भांडून स्वतःचं सरकार स्वतः पाडून टाकलं. त्याच्यामुळे एक इच्छाशक्ती पाहिजे की समजा जर का एकत्र यायचं झालं तर कोणीही पदांवरनं भांडणार नाही, कोणी पदांवरनं भांडायचं नाही. आणि आपल्या देशामध्ये लोकशाही, म्हणजे मी असं काय म्हणत नाही की आता यांनी काही हुकुमशाहीच आणलेली आहे, पण ज्या दिशेने पावलं पडतायत ती पावलं, ही लक्षणं, अनेक जणांचं मत आहे की ही काही बरी. तो उद्धव ठाकरे की सरकार के खात्मे के बाद, यानी सरकार जब उनकी चली गई, तो वो सामना को इंटरव्यू देते हुए देखे गए. गुज़िश्ता दिनों उन्होंने ये इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने कई बातों का जिक्र किया, महंगाई और किस तरीके से उनके अपनों ने उन्हें धोखा दिया. और साथ ही साथ इस बात पर भी उन्होंने जोर दिया कि मरकजी जांच एजेंसी का गलत इस्तेमाल मरकजी सरकार किस तरह कर रही है और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, यानी अपोजिशन पार्टियों को क्या करना चाहिए. तो एक बात पर उन्होंने जोर दिया कि अपोजिशन पार्टियों को एक होने की जरूरत है, क्योंकि लगातार ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा. मरकजी एजेंसियां जो है मरकजी सरकार की एक तरह से तोता बन चुकी हैं. ऐसा आम आदमी पार्टी हर बार कहती हुई आई है. कई मुख्तलिफ डिबेट्स में सामना जब आम आदमी पार्टी से होता है तो उनका ये कहना होता है कि तोता की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है मरकजी जांच एजेंसी ईडी का. तो अपोजिशन पार्टियों को एकजुट होने की बात उद्धव ठाकरे, जो कि साबिक वजीर आला महाराष्ट्र, उन्होंने कही. इसके अलावा आज एक खास बात यह भी नाज़रीन जो इस वक्त बतानी ज़रूरी है, वो ख़ास बात यह है कि ईडी के गलत इस्तेमाल को लेकर ना सिर्फ साबिक वज़ीर आला महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे ने बात कही है गुज़िश्ता दिनों, बल्कि आज कांग्रेस के बड़े लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि गुलबर्गा से आते हैं, उन्होंने दिल्ली में एक मीटिंग बुलाई है ताकि इस बात पर एक साथ मिलकर चर्चा और बहस की जा सके कि आखिर क्या करना है, उनकी स्ट्रैटेजी आगे क्या होगी. तो ये मीटिंग का इनेकाद आज सुबह 9:30 बजे का वक्त दिया गया था. मीटिंग अब इख्तिताम पजीर हो गई है और इस मीटिंग में नाज़रीन सिर्फ कांग्रेस के लीडर ही शामिल नहीं हुए हैं, बल्कि उन्होंने आपको भी न्योता दिया है, इसी तरीके से दिगर पार्टियों को भी न्योता दिया है कि वो इस मीटिंग में शामिल हों. तो कांग्रेस की स्ट्रैटेजी क्या है मरकजी जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल को लेकर, जैसा कि वो इल्जाम लगाती रही हैं, क्योंकि आज भी तीसरे दौर की पूछताछ सोनिया गांधी से हो रही है. तो एक तरफ ईडी से पूछताछ हो रही है, दूसरी तरफ मीटिंग का इनेकाद किया जा रहा है और तीसरी जानिब गुज़िश्ता दिनों ही मरकजी जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल को लेकर उद्धव ठाकरे ने ये तमाम बातें कही हैं. चौथी बात की अगर हम बात करेंगे तो ईडी के गलत इस्तेमाल को लेकर सड़क से लेकर संसद तक, यानी पार्लियामेंट तक कांग्रेस का अपोजिशन पार्टियों का एहतजाज भी देखने को मिला. और महंगाई और जीएसटी पर जिस तरीके से हल्ला बोल हुआ, उसको लेकर कई एमपीज को सस्पेंड भी किया गया है. उसके खिलाफ भी आज कांग्रेस प्रोटेस्ट करने वाली है. तस्वीरें जो टीवी स्क्रीन पर है आप देख सकते हैं किस तरीके से जीएसटी और महंगाई के खिलाफ ये लोग इकट्ठा हुए हैं और हाथों में चावल ले रखे हैं, प्लेकार्ड्स ले रखे हैं और गगरी, आपको मटका दिखाई दे रहा है. और इस मटके में दही पर भी जीएसटी जिस तरीके से बढ़ाई गई है, वो इस चीज को दर्शाता है कि तमाम लोग अभी खड़े होकर ये एहतजाज कर रहे हैं मरकजी सरकार को. तो दूसरी तरफ आज ईडी के गलत इस्तेमाल और सोनिया गांधी से पूछताछ को लेकर कांग्रेस सड़क पर फिर उतरने वाली है. ऐसी तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे. लेकिन अहम बात यह है कि जिस पर जोर दिया है साबिक वजीर आला महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे ने कि तमाम अपोजिशन पार्टियों को इकट्ठा होना है, एकत्रित होना है और जब तक इच्छा शक्ति का जिक्र उन्होंने किया, इच्छा शक्ति पैदा करने की ज़रूरत है, तभी कुछ सल्यूशन या हल निकल पाएगा. तो कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिन से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे. और जिस तरीके से कांग्रेस ने आज मीटिंग का इनेकाद किया है, तो
उस पर भी बातचीत होगी। 3 खास मेहमान टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इंतखाब फारूकी साहब हैं, शिवसेना लीडर हैं, उद्धव ग्रुप के, आपका इस्तकबाल। जुड़ने के लिए रत्ना सिंह साहब हैं जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, आपका भी वेलकम करते हैं। गणेश खानकर साहब है, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले मैं चाहूंगी कि रत्ना सिंह साहब ये बताएं कि एक तरफ उद्धव ठाकरे की जो कही हुई बात है उस पर बहस जारी है, चर्चा हो ही रही है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने आज दिल्ली में मीटिंग बुलाई और इस मीटिंग में ना सिर्फ कांग्रेस के लीडर ही मौजूद रहे बल्कि दिगर लीडरों को भी न्योता दिया गया ताकि वो बातचीत कर सकें एक साथ मिलकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर कि ईडी का जो गलत इस्तेमाल आप लोग जो इल्जाम लगा रहे हैं उस पर कोई बात बन जाए। मुझे ये बताइएगा कि कौन कौन सी पार्टियों को न्योता आपकी पार्टी ने दिया और कौन कौन सी पार्टी आपके साथ चलने के लिए तैयार है, कौन कौन सी पार्टियां टेबल पर पहुंची? सबसे पहले मैं ये सवाल करना चाहूंगी। देखिए, आज देश की परिस्थिति इस प्रकार है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बैठी हुई है वह केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग ना सिर्फ कांग्रेस के खिलाफ कर रही है जो कि मुख्य विपक्षी पार्टी है, अपितु उन सारे स्टेट वाली पार्टियां के खिलाफ भी कर रही हैं जो उनके खिलाफ वहां पे लड़ाई लड़ती है। तो आज जरूरत सिर्फ कांग्रेस या कुछ विपक्षी पार्टियों को एकजुट होने की नहीं है, आज जरूरत उन सारे विपक्षी दलों को एकजुट होने की है जो जिनको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग एक राजनीतिक हथकंडे के रूप में कर रही है। और हमने सारे विपक्षी पार्टियों को बुलाया है इस मीटिंग में, उसमें बहुत सारे लोगों ने शिरकत भी किया है। अब उसमें आउटकम क्या आया अभी पता चलेगा कुछ देर बाद। जी, तो मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि कौन कौन सी पार्टियां पहुंची आपकी ज़बान? देखिए, हाँ जी, इसमें मुख्य रूप से जो है वह जो टीएमसी पार्टी है जिसके ऊपर ईडी की जांच, सीबीआई की जांच चुनाव के पहले कराई गई थी। और आप देख लीजिए एनसीपी है जो महाराष्ट्र में जब भी चुनाव हुआ था उस समय भी शरद पवार के ऊपर जो है ईडी की जांच कराई जा रही है। सबसे ज्यादा दुरुपयोग जो है महाराष्ट्र में ये लोग ईडी का कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है पार्टियां सारी एकजुट होकर यह निश्चित रूप से सड़क से संसद तक की लड़ाई में एकजुट रहेंगी। आपने देखा कि हम लोग किस तरह से विरोध कर रहे थे सदन में भी, तो कल जो है 19 सांसदों को इन लोगों ने बर्खास्त कर दिया और उसके पहले दिन भी इन्होंने 4 सांसदों को बर्खास्त किया। तो आज भारतीय जनता पार्टी जब जो भी पार्टी उनसे सवाल पूछती है कि आपने खाने पीने की वस्तुओं पे क्यों जीएसटी लगा दिया, आप सीमा सुरक्षा जो देश की सीमा है उस सुरक्षा से समझौता क्यों कर रहे हैं, आपने कोविड में मिसमैनेजमेंट किया, आपकी गलत आर्थिक नीतियों की वजह से आज देश जो है रसातल में पहुंचता जा रहा है। तो ये सारे प्रश्न जो भी इनके सामने उठा रहा है उनके ऊपर जो है ये ईडी की जांच बिठा दे रहे हैं और उनको समन नोटिस भेजा जा रहा है। देखिए, अभी कुछ दिन पहले नितिन गडकरी ने ही एक स्टेटमेंट कहा है, उन्होंने अपने एक वक्तव्य में कहा है कि यह अब गांधी की तरह का देश नहीं रह गया है जहां पे लोग जनता के हित के लिए लड़ाई लड़ते थे और राजनीति करते थे जिससे कि जनता का हित हो और देश का भला हो। आज लोग क्योंकि मानसिकता बदल गई है, पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन परोक्ष रूप से उन्होंने अपने ही पार्टी पे हमला किया। उन्होंने कहा कि आज जो है सत्ता को हासिल करने के लिए राजनीति होती है। तो आप देख रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग जो है वो उसी का एक सिलसिला है, क्योंकि कई राज्यों में इन्होंने ऑपरेशन लोटस किया है। ऑपरेशन लोटस में महाराष्ट्र में भी किया है, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक, कई राज्यों में इन्होंने किया है। तो किस तरह से ईडी का दुरुपयोग उन विधायकों के खिलाफ किया है जो बाद में इनकी पार्टी में शामिल हो गए या पक्ष तोड़ करके वो इनके साथ चले गए। तो इस तरह का हथकंडा ये कई बार ठीक है। हुए। जब बात ईडी की हो रही है तो ईडी के इख्तियारात मजबूत होने को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है उससे ईडी के हाथ और मजबूत हुए हैं, इस पर भी आपकी नजर रही होगी रत्ना सिंह साहब। मैं चाहूंगी कि गणेश खानकर साहब आप ये बताएं कि आखिर कोई एक पार्टी नहीं, सभी पार्टियों की तरफ से, आम आदमी पार्टी भी और दिगर जो रीजनल पार्टियां हैं उनकी तरफ से भारतीय जनता पार्टी पर लगातार ये आरोप, ये इल्जाम लगाए जाते रहे कि आप लोग ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कुछ तो मिलता होगा तभी तो ये तमाम पार्टियां आपके विरुद्ध खड़ी हो रही हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। देखिए, ऐसा है कि अब जो मैं सारी बात सुन रहा था हमारे कांग्रेस के मित्र से, तो मैं एक ही बात में तो पहले उनका जवाब दूंगा
100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली, ये जो कहावत है ना, ये इन पर बिल्कुल लागू होती है। देखिए ऐसा है कि देश की में एक यंत्रणा काम करती है, कानून काम करता है। अब जो ईडी के बारे में जो बार बार बातें हो रही है, क्या ये हमारे कांग्रेस के मित्र जानते हैं जो सारे कानून इस वक्त यहाँ पर जो लगाए गए हैं, इनकी रचना जब पी चिदम्बरम जी देश के इनके गृह मंत्री थे, तब ये बहुतांश कानून ये उनके समय पर ही तैयार हुए, ये हमने नहीं किए हैं, ये शायद उनको पता नहीं होगा। अब ऐसा है कि उनका उपयोग जब से 2014 में देश के प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और उसके बाद में जिस तरह से ये सारी यंत्रणाएं काम पर लगी है, थोड़ा सा याद कीजिए ना आप, इस देश में सारे राजनेता हो या सारे ये जो सरकारी बाबू हो, एक धारणा बन चुकी थी, आप जो करना चाहे आप कर सकते हो। एक दो दिन किसी राजनीतिक दल का नेता कोई आरोप करेगा, बातचीत करेगा, 2-4 दिन के बाद में लोगों की विस्मरण शक्ति काफी कमजोर होती है, लोग भूल जाएंगे, सारा विषय समाप्त हो जाएगा। अब ये पहली बार इस देश में इतनी बड़ी संख्या में, आप देखिए ना, क्या ये मुंबई में थोड़ी ना हो रहा है, झांसी में हुआ, भोपाल में हुए, अहमदाबाद, जोधपुर, वहां चेन्नई में, हैदराबाद में, कितनी जगह पर ईडी के छापे पड़ रहे। कल परसों जो बंगाल में हुए, और जो पैसे मिल रहे हैं ना वहां पर, ये 1 लाख 2 लाख रुपए नहीं, 50 करोड़ 100 करोड़ 200 करोड़ जो संपत्तियां जब्त हो रही है। अब इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या ये पैसा पुण्य से कमाया हुआ है क्या? ये तो भ्रष्टाचार की तो गंगा है, जिसको रोकने के लिए आज उसका उपयोग हो रहा है। और एक बात को मानना होगा, यदि इस देश की यंत्रणा पर आपका पूरा विश्वास यदि है, तो देखिए केंद्रीय यंत्रणाओं ने गलत काम किया तो कई समय पर हमारी भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ईडी अपना काम कर रही है, जो भ्रष्टाचार में लुप्त हो गया, यानी बदनामी में जो होगा, जो बदनामी कर रहा होगा, उसके खिलाफ ये कार्रवाई की जाती रहेगी। तो एक ऐसी एजेंसी है जो ये काम कर रही है, उसको काम करने देना चाहिए। दूसरी तरफ साबिक वजीर आला महाराज उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि ईडी का ये गलत इस्तेमाल हो रहा है, दूसरी पार्टियां भी कहती हैं ईडी का गलत इस्तेमाल कर रहा है। तो इंतखाब फारूकी साहब, जब भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ये तो जांच एजेंसी, इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी ये अपना काम कर रही है, इसे अपना काम करने देना चाहिए, और ना सिर्फ काम करने देना चाहिए बल्कि जब ईडी छापे मारती है तो पैसे भी कितने निकलते हैं और कितने मिलते हैं छापे में, वो सब हम सबके सामने है। इतना प्यारा संविधान हमारे देश के डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर साहब ने इतना प्यारा संविधान बनाया हमारे देश का, जिससे सबको इज्जत, सबको रिस्पेक्ट, सबको एक समान चलना चाहिए। और जिस तरीके से हमारे देश को चलने के लिए उन्होंने इतना प्यारा संविधान दिया। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से इन दिनों में हमने देखा कि किस तरीके से हर नेता को, हर मंत्री को और कुछ पार्टी के लोगों को प्रेशराइज करके, और जिस तरीके से उनको हम सबके नजर के सामने तक जो हमने नजारा देखा, तो मैं समझता हूँ कि इतने प्यारे संविधान के को जब दिया गया है, तो हम क्यों उसको छोड़कर हम कुछ अलग तरीके से हम आगे जा रहे हैं। हमें जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब का जो संविधान है, उसको हमें मजबूती से पकड़ना होगा। और अभी जैसे कि बताया गया कि सब हम पार्टी के लोग मिलकर एक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, तो हमें संविधान को मजबूती से पकड़कर आगे बढ़ना होगा, और संविधान की डोर ही हमें पकड़कर उस मंजिल तक पहुंचाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ, और सारी पार्टी को लोग जो है उन्हें मिलकर आगे आना होगा इसी तरीके से, और जो तरीका है उसे सही ढंग से हमें आगे आकर इस अपनी शक्ति दिखानी होगी। क्योंकि इस समय में जिस तरीके से इन चीजों को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत है, और ये देश को एक अलग मोड़ पर लेके अभी जो महा विकास आघाड़ी की जब सरकार थी, तो उसके कई मंत्री ईडी के जांच के तले देखे गए, और ना सिर्फ जांच के तले देखे गए बल्कि उन्हें जेल भी पहुंचाया गया। तो क्या ये तमाम चीजें सही नहीं थी जो उन पर इल्जामात लगाए गए, जो ट्रायल फेस कर रहे हैं लोग? देखिए, बिल्कुल कानून जो है वो अपना काम करता है, और अगर जो लोग गलत है उन पर बिल्कुल कानून, इसी का मतलब है कि कुछ गलत लोग हैं उन पे कार्रवाई हो। लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि जो इनका कुछ ज्यादा लेन देन नहीं था, ज्यादा किसी चीज में इन्वॉल्वमेंट नहीं है, उन्हें भी नोटिस देकर उन्हें भी इस तरीके से, तो उन्हें क्यों आखिर नोटिस दे रही है ईडी? क्या मकसद है इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, वही हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि सारे जो भी है, जिस तरीके का ये दुरुपयोग किया गया है, इसको बंद करना चाहिए। हमें इतना प्यारा संविधान हमारे पास में है, हम संविधान तरीके से रत्ना सिंह साहब, कोई
सत्ता में हो। रत्ना सिंह लेकिन साहब, उसको आखिर किस भारतीय बात- जनता पार्टी, जिस तरीके से आप अपोजिशन पार्टियां तमाम लोग ये इल्जाम लगा रहे हैं कि दुरुपयोग किया जा रहा है, ईडी का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो आखिर क्यों वो लोग जिनके खिलाफ कोई केस भी नहीं बनता, पर उनके घर पर, उनके रिहाइश गाह पर भी छापे मारे जाते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है, आखिर क्यों ये हर बार क्यों अपनाया जाता है, अगर आपकी बात अगर सच मानी जाए तो? देखिए, आज देश की परिस्थिति ऐसी है कि देश में आज देख रहे हैं कि महंगाई किस कदर बढ़ चुकी है, बेरोजगारी किस कदर बढ़ चुकी है, सीमा सुरक्षा से किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी समझौता कर रही है। तो ये सारे मुद्दे आज फुरसा की तरह मुंह बाहे खड़े हैं और इन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी उन केसेस को खुलवा रही है जो 2016 में यही नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने जांच करने के बाद उसको फाइल को पूरी तरह से बंद कर दिया था। तो राजनीतिक विद्वेषवश जो फिर से इस फाइल को खुलवाया गया और उसको देख रही है किस तरह से एक परसेप्शन क्रिएट करने का काम किया जा रहा है। 5-5, 6-6 घंटे पूछताछ किया जा रहा है, कई दिनों तक बुलाया जा रहा है, उससे यही दिखाया जा रहा है देश को। देखिए, हम गांधी परिवार पे कहीं ना कहीं लोगों को ये मौका मिले कि उस पर टीका टिप्पणी कर सके, आरोप प्रत्यारोप लगा सके, तो ये परसेप्शन क्रिएट करने का काम किया जा रहा है। देखिए, ये हमारे भाई जो कह रहे थे भारतीय जनता पार्टी के है कि 100 चूहा खा के बिल्ली चली हज को। मैं ये कहना चाहूंगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप अगर जांच कर रहे हैं तो मैंने फिर से मैं शब्द अपने दोहराऊंगा कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सदुपयोग नहीं बोला, सदुपयोग तो करिए। आप जो भी अफसर हैं जो घोटाले में शामिल है, जिनके पास पैसा बरामद होता है, उनको पकड़िए, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। लेकिन आप दुरुपयोग कर रहे हैं। आप क्यों नहीं पीएम केयर फंड की जांच करा है, जहां पे हजारों करोड़ आपने डोनेशन लिया कोविड के दौरान? आप क्यों नहीं जय शाह की संपत्ति की जांच करा रहे हैं, जो मोदी कार्यकाल में ही 16,000 गुना बढ़ गई? आप क्यों नहीं अमित शाह के उस बैंक में 5 दिन के अंदर जो 750 करोड़ रुपया आप लोगों ने नोटबंदी के दौरान जमा किया था, उसकी जांच क्यों नहीं करा रहे? आप उसकी जांच क्यों नहीं करा रहे हैं जब महाराष्ट्र के विधायक गुवाहाटी में जाते हैं और 5 स्टार होटल में रहते हैं, उनको चार्टर्ड प्लेन से लेकर जाया जाता है, करोड़ों रुपए का बिल वहां बनता है, तो बिल कौन देता है? वो पैसे कहां से आते हैं? और वो खरीद फरोख्त में करोड़ों रुपए का जो एक जी बिल्कुल, अगर जांच करवानी है तो इन तमाम चीजों की भी जांच करवाई जाए। गणेश खानकर साहब क्या कहा है रत्नाकर साहब ने सीधे तौर पर कि पीएम केयर फंड की भी जांच करवाएं, जय शाह की संपत्ति की भी जांच करवाएं, और वो पैसा कहां से आया जो एमएलएस को इतने दिनों तक रखा गया उसकी जांच करवाएं। तो आप अपनी जांच नहीं करवाते हैं, विरोधियों पर बस खाली तलवार लटकाते हैं। देखिए, ऐसा है कि मुझे उस समय भी मैंने कहा था, तो मेरे मित्र ने अभी ये कहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो मेरा ये सवाल उनसे ही है कि भाई आखिर कोतवाल डर क्यों रहा है? क्या वजह है? वाजे की नियुक्ति हमने नहीं की, आपने की। संजय पांडे की नियुक्ति हमने नहीं की मुंबई कमिश्नर पर, आपने की। उनके पहले परमवीर सिंह, उनकी नियुक्ति हमने नहीं की, आपने की। 100 करोड़ रुपए मुझे महाराष्ट्र के गृह मंत्री को देने पड़ते, हमने नहीं कहा, आपके कमिश्नर ने कहा। सचिन वाजे की नियुक्ति के बाद जब अंबानी जी के घर के सामने जो कुछ विस्फोटक रखे गए, उस दिन याद करिए महाराष्ट्र की विधानसभा का अधिवेशन चल रहा था और फडणवीस जी ने उस दिन ही ये कहा था कि आपने सचिन वाजे जी की नियुक्ति की है, वो बिल्कुल गैर कानूनी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का ऑन टेबल ऑन रिकॉर्ड जो जवाब था वो यह था, क्या सचिन वाजे लादेन है जो जिसके बारे में आप बार बार बोले जा रहे हैं? उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इसकी इंक्वायरी करेंगे या इस पर जांच बिठाएंगे। याद करिए, मनसुख हिरेन की मौत ठीक उसके दूसरे दिन बाद हुई, और जब जांच एजेंसियों ने इसकी जांच तो चल रही है ना। सुनिए मेरी गणेश खानकर साहब, इसकी जांच चल रही है, कई सारे इशारे नहीं, बल्कि मैं सुन रही हूँ। उस बात का भी जवाब आपका इसमें शामिल होना चाहिए, जिसको लेकर अभी कुछ देर पहले रत्नाकर साहब ने कहा कि पीएम केयर फंड की भी जांच होनी चाहिए। मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। अब वो जो जांच एजेंसी है, जो मित्र कह रहे हैं ना कि ये देश डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर जी के संविधान से चल रहा है, तो मैं भी वही मानता हूँ। जांच एजेंसियां न्यायालय में जाने के बाद काम हो रहा है। अब इन्होंने जो कहा है, तो मैं उनसे वही बात कहूंगा कि ये सारे आरोप और उनकी अरेस्ट होने के बाद ये जांच एजेंसियां न्यायालय में जाती है।
जय शाह के बारे में आप कुछ कमेंट देना चाहते हैं? देखिए, आपको लगता है कि सरकार काम नहीं कर रही है तो इस देश में न्यायालय नाम की व्यवस्था है। हाँ। हम नहीं कर रहे, तो क्या आप न्यायालय से इस बारे में बात क्यों नहीं कर रहे? रत्नाकर साहब, हेरोल्ड के बारे में टीवी डिबेट में आकर ये कह देना काफी नहीं है। क्या आप लोगों ने कोई कदम उठाया, कोई अर्जी दाखिल की? रत्नाकर साहब और इंतखाब फारूकी साहब, आपसे भी सवाल, जवाब जल्दी से जवाब दे दीजिए। जी देखिए, जो प्रश्न उठाए गए हैं उन प्रश्नों का तो जवाब इनके पास है नहीं, क्योंकि इनको पता है कि ये सारे लोग कहीं ना कहीं जो है मनी लॉन्ड्रिंग में या गैर कानूनी चीजों में लिप्त हैं। आप अच्छा एक चीज बता दीजिए गणेश जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। हाँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोग जनता के जनादेश का कितना सम्मान करते हैं? ठीक है, अब एक दूसरे से पूछिए, खाली जवाब मत दीजिए। रत्नाकर साहब, क्या आप लोग गए पीएम के फंड की तहकीक हो, इसको लेकर कोर्ट गए? जय शाह की संपत्ति की जांच हो, इसको लेकर कोर्ट गए या फिर आंदोलन चलाया? भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि अगर आपको लगता है कि इसमें सच्चाई है तो आंदोलन चलाइए। मैं आपको बता रहा हूं, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी वही सरकार है। हाँ। जब हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन करने की बात कहते हैं, राजघाट पे जाते हैं और गांधी जी के समाधि के बगल में बैठ करके हम सत्याग्रह आंदोलन करने की बात कहते हैं कि आपने खाने पीने की वस्तुओं पे जीएसटी क्यों लगाया, आप देश की सीमा सुरक्षा से समझौता क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल, तो अपोजिशन पार्टियों का ये मानना है कि भले ही भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं, लेकिन आखिरकार चिट भी उनका होता है और पट भी उनका होता है। यानी अगर वो कहते हैं कि एहतजाज करो तो एहतजाज करने की इजाजत भी नहीं दी जाती, अगर एहतजाज किया जाता है तो उन्हें हिरासत में लिया जाता है। बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है, आप तीनों खास मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। फिलहाल इस खास खबर का हिस्सा बनने के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 उर्दू। आदाब।